वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। आज की ये जो क्लास है ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पर बेस्ड है। बुक लीनियर प्रोग्रामिंग रन कराई जा रही है। ये ऑप्शनल पेपर है बीएससी थर्ड ईयर में। हालांकि जब आप मैनेजमेंट का स्टडी करेंगे तो वहाँ पर ही आपको प्रॉपर चैनल पर पढ़ने को मिलेगा। एमबी में भी ये बुक आपको पढ़ने को मिलेगी ऑपरेशन रिसर्च के नाम से। लीनियर प्रोग्रामिंग बुक फिलहाल जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। बुक एप्साइलन पब्लिकेशन की रन हो रही है। राइटर है विनोद कुमार। बुक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। एक्सरसाइज 6.2 मेरी बुक से है, पेज नंबर 235। और हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। 5 मिनट का समय लगेगा और 5 मिनट में एक फास्ट ट्रैक रिवीजन आपके सामने मौजूद हो जाएगा। देखो यार, 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास जनरेट होते हैं। सबसे पहले जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, और दोनों में अंतर याद रखना, असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दोनों में एक डिफरेंस लिखने के लिए आता है। हालांकि इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। ट्रांसपोर्टेशन में आपको डिमांड और सप्लाई देखना होता है। असाइनमेंट में इस तरीके से डिमांड और सप्लाई का कोई भी केस जनरेट नहीं होता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? उसमें सिंपली आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी। वहां की जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा कैसी होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यहां पर मैट्रिक्स कैसे भी हो सकती है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप भी चलेगा मैट्रिक्स का। यहां पर हमें डिमांड और सप्लाई चेक करना होता है, यानी यहां इसी जगह से 2 केस बनते हैं। एक केस होता है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम, दूसरा होता है बैलेंस्ड प्रॉब्लम। इसलिए ये जो है ये कौन सा केस है? बैलेंस्ड प्रॉब्लम का है। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है? प्रॉपर बैलेंस चल रही है। जबकि अनबैलेंस्ड का जो केस होगा उसमें क्या होगा? डिमांड और सप्लाई में वेरिएशन देखने को मिलेगा। जब अनबैलेंस्ड का केस होता है तो क्या करते हैं? डमी रो और डमी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल यहां पर हम लोगों ने कितने मेथड सीख रखे हैं? ओवरऑल हम लोगों ने यहां पर 3-4 मेथड को 5 शायद मेथड डिस्कस किए हुए हैं। रो मिनिमा मेथड, कॉलम मिनिमा मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और इसी के साथ में वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड मैंने कहा सबसे अच्छा मेथड होता है क्योंकि ये मूविंग टू ऑप्टिमलिटी को सबसे कम रखता है। बाकी सारे मेथड अच्छे हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। इसे लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड भी बोलते हैं, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड भी बोलते हैं। कई नाम है इसके, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर अभी क्या है कि ये जो क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द यूजिंग वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ज्यादातर केसेस में टीचर्स मैट्रिक्स मिनिमा मेथड को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मिनिमा मेथड एक ही मैट्रिक्स में आपको सारे एलोकेशन कम समय पर प्रोवाइड करा देती है। लेकिन हर चीज की कुछ अच्छाइयां तो कुछ बुराइयां भी हैं, तो वहां पर दिक्कत ये होती है क्योंकि वो ऑप्टिमल सोल्यूशन से काफी दूर रिजल्ट होता है। इसलिए मूविंग टू ऑप्टिमलिटी रन कराना हमारी मजबूरी हो जाती है, जबकि वॉगल मूविंग टू ऑप्टिमलिटी को सबसे कम रखता है। इसलिए ये इसका एक प्रोज है। तो संदीप ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया और यहाँ पर एलोकेशन का इश्यूज चल रहा था, तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो यूजिंग वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई किया। पेनाल्टी मेथड भी इसको बोलते हैं। पेनाल्टी मेथड में हम लोग क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट के बीच का वेरिएशन यानी डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और वो जो डिफरेंस है उसी को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? पेनाल्टीज के नाम से जानते हैं। ये जो पेनाल्टीज दिख रही है इसका मतलब समझ में आ गया ना क्या है? मतलब स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस। अब इसी में याद रखना कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं किसकी? स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट, तो अगर स्मॉलेस्ट हमारे पास सेम हो जाते हैं तो हमें क्या करना होता है? उन दोनों सेम को ही माइनस करना होता है। ठीक है, यानी पेनाल्टी हमारे पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। 0 पेनाल्टी का मतलब ये है कि उसको कभी पेनाल्टी नहीं दी जाएगी। यहां पर हमें करना क्या होता है कि हाईएस्ट पेनाल्टी पर मैक्सिमम एलोकेशन देना होता है। क्या कहा? हाईएस्ट पेनाल्टी के लीस्ट सेल पर मैक्सिमम एलोकेशन देना होता है। क्या कहा? हाईएस्ट पेनाल्टी के लीस्ट एलिमेंट पर मैक्सिमम एलोकेशन देना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हाईएस्ट लार्जेस्ट पेनाल्टी जो हमारे पास है वो 75 है। 75 में 3 नंबर दिख रहे हैं, 180 एंड 105। तो हमें क्या करना है? लीस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करना और उस पर मैक्सिमम एलोकेशन। कई बार कहा है बोलते हैं मैक्सिमम एलोकेशन देते हैं मिनिमम। 4 और 12 में छोटा कौन सा है? 4 है, तो यानी 4 हमने प्रोवाइड करा दिया है। ये पूरा वर्किंग आपको लास्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूं। हालांकि ये सब पूरा करते करते हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स देखने को मिलती है जिसमें हम चेक करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस। टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रो प्लस कॉलम -1, जिसको m + n - 1 का नाम दिया जाता है। यहाँ से 6 एलोकेशंस आ रहे हैं, लेकिन जरा देखो तो भैया ध्यान से जरा देखो तो यहाँ से देखने को मिल रहा है 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 6 5 के बराबर नहीं है। क्या कहा? 6 डज नॉट इक्वल्स टू 5। और ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। क्या बताएंगे? सिंस आवर ऑक्यूपाइड सेल्स number of our occupied cells are 5 on the other end according to the formula it should be 6। कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग
इस केस को सेकेंड मतलब थोड़ा सा एल को चेंज करेंगे और इसे सेकेंड मेथड पर लेकर के जाएंगे। अब यहाँ से ये जो निकलता है टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन, इसकी जरा चर्चा कर लेते हैं। शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आता है, 3 नंबर में पूछा जाएगा नॉन डिजनरेसी और डिजनरेसी के ऊपर अपनी चर्चा, आपने विचार व्यक्त करें। तो विचार व्यक्त कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यानी नॉन डिजनरेसी का जो केस होता है उसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन जो फॉर्मूले से निकलेंगे और जो ऑक्यूपाइड सेल्स होंगे दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लिखा भी है नॉन डिजनरेसी के केस में m + n - 1 इक्वल्स टू ऑक्यूपाइड सेल्स। डिजनरेसी के केस में क्या होता है, m + n - 1 डज नॉट इक्वल्स टू ऑक्यूपाइड सेल्स। यानी कुल मिलाकर के डिजनरेसी के केस और जनरेसी के केस को डिफाइन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अगर केस जनरेसी का होता है तभी सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज सिस्टम को मेंटेनेंस में लेकर के जाते हैं। जैसे कि ये बिल्कुल वही बात है जैसे कि अभी स्टार्टिंग बता रहे थे कि अगर प्रॉब्लम बैलेंस्ड होगा तभी हम प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड कराएंगे, और अगर वो अनबैलेंस्ड होगा तो पहले हमें क्या करना है, उसको बैलेंस करना है और उसके बाद में फिर उसको आगे प्रोसीड कराना है। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद में हमको यही चेक करना होता है कि असल में ये केस डीजनरेसी का है कि नॉन डीजनरेसी का है। अगर केस नॉन डीजनरेसी का है तो प्रोसीड करा देंगे, और अगर केस डीजनरेसी का है तो हमें क्या करना होगा, उसको नॉन डीजनरेसी में लेकर के जाना होगा। मेथड सुनेंगे। मेथड में हम लोग ये करते हैं कि जो ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनको टच नहीं करना है, अनऑक्यूपाइड सेल्स को देखो। किसको देखो? अनऑक्यूपाइड सेल्स को। और अनऑक्यूपाइड सेल्स में जो सबसे छोटा होगा उसको एप्सिलॉन दोगे। क्या कहा? अनऑक्यूपाइड सेल्स में जो सबसे छोटा होगा उसको क्या दोगे? एप्सिलॉन दोगे। आप जानते हो कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है, एंड दिस इज अ वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, बहुत छोटी राशि है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? इसमें हमें क्या करना है, ये याद हो गया। आप अनऑक्यूपाइड सेल्स में से क्या करेंगे, अनऑक्यूपाइड सेल्स में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे और उसको एप्सिलॉन दोगे। अब यहां पर उतने ही नंबर्स हम प्रोवाइड कराते हैं जितने कम होते हैं। जैसे हमारे पास कितना कम जा रहा था, 1 कम जा रहा था, इसलिए हमने कितना प्रोवाइड कराया, 1 एप्सिलॉन प्रोवाइड करा दिया। एप्सिलॉन प्रोवाइड करा देने के बाद में देखो ये जो है ये वाली मैट्रिक्स अब नीचे बनेगी। इसके पहले जो मैट्रिक्स थी वो देखो ये वाली थी। ये बनने के बाद में फिर ये सब पूरा बताया, फिर बताया कि नॉन डिजनरेसी, ये डिजनरेसी का केस है, इसको हम नॉन डिजनरेसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद में फिर तुम जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी वो ये वाली बनेगी। जगह कम है इसलिए एक ही में बना करके दिखा दिया है, ठीक है। और इसके बाद से फिर हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। जहां कहीं भी ये सेल्स एलोकेट नहीं किए, जिन सेल्स पर एलोकेशन नहीं है उनको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, क्रॉस से, और जहां जहां पर एलोकेशन किया गया है उसको हमने एज इट इज पिक कर लिया है। यहां से UI और VJ ये सेम वर्किंग है, ये मूविंग टू ऑप्टिमलिटी का प्रोसेस है, इसको इसी तरह से याद करना होगा। यहां से हमने ये इक्वेशंस बना ली हैं और इसमें किसको जीरो करते हैं ये कई बार बता चुके हैं। जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा एलोकेशंस होते हैं उसी वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। सबसे ज्यादा एलोकेशंस मुझे लगता है V4 में दिख रहे हैं 3, बाकी इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2, इसलिए हमने किसको जीरो कर दिया, V4 को जीरो कर दिया। जैसे ही V4 को जीरो किया हमारे पास ये V4 रखना है, इन सारी इक्वेशंस में रखना, मेकिंग V4 and solve above equations और जैसे ही हमने सॉल्व किया हमारे पास ये आ गया। वापस से क्या करना है, इन सबको उठाना है और ला करके इनके पोजीशंस पर रख देना है, U1 U2 U3 V1 V2 V3 और V4 के प्लेस पर रख देना है। आपको ये ब्लॉकिंग कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। अब ये जो बीच वाला हिस्सा चल रहा है इसको समझ लेते हैं। जहां पर अभी ऑक्यूपाइड सेल्स थे, कहां, जहां पर ऑक्यूपाइड, जो भी ऑक्यूपाइड सेल्स थे उनको डॉट से रिप्रेजेंट कर दोगे, और जहां भी क्रॉस चल रहा था उस क्रॉस की जगह कौन लेगा, उस क्रॉस की जगह लेगा आकर के UI प्लस VJ। मतलब जो पहला क्रॉस देखने को मिल रहा है वो असल में सम है किसका, V1 और V4 का। किसका सम है, V1 और V4 का। तो लास्ट क्लास में भी ये संदीप को शायद दिक्कत आ रही थी, संदीप चलते चलते हमसे पूछ करके गए थे। चलिए तो हम एक काम करते हैं, ये जैसे ये है तो ये और ये देखो इंटरसेक्शन कहां पर जनरेट हो रहा है, जिस जगह इंटरसेक्शन जनरेट हो रहा है वही असल में सम है किसका, V1 और U1 का। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर दिया तो देखो 100 आ गया। इस तरह से हमारे पास ये पूरी मैट्रिक्स प्रिपेयर हो जाती है। इस मैट्रिक्स को हम नाम क्या देते हैं, UI प्लस VJ। जो अभी हम लोगों ने जनरेट किया हुआ था पूरा एलोकेशंस के साथ में, उसको हम नाम देते हैं क्या, CIJ। इसके बाद में हमको क्या करना होता है, DIJ निकालना होता है, CIJ माइनस UI प्लस VJ। मेरी बात समझे या नहीं समझे? यहां से बच्चे क्या करेंगे, यहां से हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स ये जो है इससे हमें इस मैट्रिक्स को माइनस करना होगा। जहां डॉट है वो कुछ नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेंगे। जहां पर कुछ नहीं है मतलब ये जो अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं इन्हीं को माइनस करते हैं। माइनस कर देने के बाद में ये मैट्रिक्स हमारे पास बनती है और यहां से हमको पता चलता है क्या, हमको पता चलता है कि जो D11 की पोजीशन है वो क्या आ रही है, वो आ रही है नेगेटिव। इसका मतलब इसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, मूविंग टू ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई करना होगा। ये देखो मूविंग टू ऑप्टिमलिटी टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए हमको क्या करना है बच्चा, देखो लूप तैयार करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है, हालांकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस तुमको ये देखना है कि जिसको भी हम थीटा लेट कर रहे हैं, इस थीटा के दौरान उसके पास कौन कौन से मूविंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जितने मूविंग ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उस हिसाब से काम हो जाएगा। अब देखो जरा समझने का प्रयास करना।
ये -5, यहां से भी 2 केस हम लोगों ने लास्ट क्लास में शायद डिस्कस किए हुए थे, जिसमें बताया था कि अगर एक से ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज जनरेट होती हैं तो हमें क्या करना होता है, उसको थीटा मानना होता है जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है, यानी लीस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम लोग क्या पिक करते हैं, थीटा पिक करते हैं। हालांकि यहाँ पर सिंगल एक ही जनरेट हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर के 3 केसेस अभी तक हम लोगों ने सीखे। कौन कौन से केस सीखे? एक तो हमारे पास अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम रहा, दूसरा हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम रहा, नंबर ऑफ एलोकेशंस का प्रॉब्लम रहा, जिसमें कि डीजनरेसी नॉन डीजनरेसी का केस तैयार होता है। तीसरा हमारे पास कौन सा केस तैयार होता है, जिसमें कि डीआईजे एक से ज्यादा जनरेट हो जाते हैं। अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए क्या बोलते हैं, डमी रो या डमी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहां पर नंबर ऑफ एलोकेशंस को बैलेंस करने के लिए एफआईएन का इस्तेमाल करते हैं। और जबकि यहां पर डीआईजे जनरेट करने पर अगर एक से ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं तो जो स्मॉलेस्ट होगा उसको पिक करते हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? स्मॉलेस्ट एकदम कॉमन सी बात है, क्योंकि जब एफआईएन ले रहे होते हैं तो वहां पर भी हमें स्मॉलेस्ट ही पिक करना होता है, और वो भी कहां से, अनबैलेंस से, अनऑक्युपाइड से। कहां से? अनऑक्युपाइड से। समझने का प्रयास करेंगे। ये नेगेटिव है, इसी को हमने थीटा मान लिया। अब देखो बच्चा, थीटा ले लेने के बाद में अगर हम इसको पिक करते हैं, मूविंग ऑप्शन इसके पास ये वाला ब्लॉक मिलेगा, लेकिन इसके बाद ये कहीं मूव नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। इसलिए ऐसा कोई पोर्शन नहीं क्रिएट करोगे, तुमको एक पूरा लूप तैयार करना है। लूप मतलब एक क्लोज्ड पाथ तुम्हारे पास कंप्लीटली तैयार होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, इसको क्विट कर दिया। ये खुद ही अनऑक्युपाइड है, इसलिए इस पर कुछ बात बनती नहीं है। क्विट करते हुए आगे बढ़ गए, ये इस डॉट पर आया, यहां से बात बन जाएगी। अब देखो, इसके पास मूविंग ऑप्शन है, ये वाला अवेलेबल है, लेकिन अगर यहां पर मूव कराने के बाद फिर इसके पास जो मूविंग ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा, और अब पाथ जो है वो क्लोज नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने इस रास्ते को क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि ये रास्ता आगे से बंद है, ब्लॉक है। तो हमने क्या किया कि अब अगर इसको नहीं, अगर ये वाला रास्ता बंद जा रहा है तो फिर इसको लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक रो या एक कॉलम में पॉसिबिलिटी ये रहती है कि लगभग एक एलोकेशन अगर सीधे चल रहा है तो एक ही जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि मूव करके कहीं से घूम करके आ जाए तो फिर एक अलग केस बनता है। इसलिए इसको क्विट किया, यहाँ पर आ गए। अब इसके पास, इन दोनों के पास सही नहीं है लोकेशन, तो इसके पास आ गए, और फिर यहाँ पर ये। इनमें मिनिमम फंक्शन को जनरेट करने का तरीका लास्ट क्लास में बता दिया था। मिनिमम फंक्शन में क्या करते हैं, जो माइनस थीटा वाले केस हैं केवल उन्हीं को पिक करते हैं। माइनस थीटा वाले 2 केस हमारे पास आ रहे हैं, एक -5 माइनस थीटा, एक 8 माइनस थीटा। देखना थीटा सबसे ज्यादा छोटा किससे जनरेट होना है, जिससे जनरेट होगा उसी को हम क्या कर देंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। तो थीटा इक्वल्स टू 5 ये हमारे पास जनरेट होता है। थीटा इक्वल्स टू 5 उठाया, और उठा करके हमने वापस से CIJ में रखा। कहां पर रखा, कहां पर रखा, CIJ में रखा। और याद रखना, जब CIJ में रखोगे तो ये CIJ असल में इस लूप के अकॉर्डिंग अब प्रिपेयर किया जाएगा। पहले 95 पर कुछ नहीं था, अब यहां पर थीटा ले रखा है, थीटा की वैल्यू 5 आ गई है, इसलिए 95 पर एलोकेशन कितना देखने को मिल रहा है, 5 देखने को मिल रहा है। अब यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ओवरऑल जो आपके पास है आउटपुट मिल जाएगा। यहां से टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन भी 6 आ रहे थे, हमारे पास भी 6 आ रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी इस चीज की चर्चा की हुई थी कि जब DIJ आप यहां से जनरेट करते हैं और एलोकेशन देखने के बाद ये जो ये आती है, ये फाइनल मैट्रिक्स नहीं होती है। इसके बाद हमको क्या करना होता है, हमको प्रोसेस को वापस से अडॉप्ट करना होता है। ये वाली एक नई मैट्रिक्स CIJ में तब्दील हो जाती है, और इसके बाद में वापस से तुमको ये सब पूरा वर्किंग करते हुए DIJ निकालना होता है। अगर DIJ कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाता है, इसका मतलब है कि जो ये सोल्यूशन है यही फाइनल आंसर है, और आप यहां से मिनिमम कॉस्ट निकालोगे। अगर ये नहीं है तो फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरी बात समझे या नहीं समझे? हालांकि ये जो मेथड मैं बता रहा हूं ये अखंड ने मुझसे कल रात में डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, और इसमें शायद DIJ कितनी बार, 3 बार अप्लाई किया था। 3 बार अप्लाई करने के बाद में हमको पता चला था इसमें लूप भी 2 बार चेंज होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? और इनके पास, इन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम असल में प्रशांत ने डिस्कस किया हुआ था, तो सभी लोग प्रयासरत रहेंगे। यहाँ पर पिछली बार भी जब वीडियो था, क्योंकि यार देखो बोर्ड उतना बड़ा नहीं है, तो पिछली बार वाले वीडियो में भी शायद यहीं पर स्टॉप हो गया था। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर प्रोसेस बंद नहीं होता है, इसके बाद फिर पूरा वर्किंग चलेगा और CIJ बदलता रहेगा बार बार। पहले क्या था, CIJ ये था, अब CIJ क्या होगा, ये होगा। DIJ फिर जनरेट करोगे, अगर DIJ कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हाँ, जो हमारा मिनिमम कॉस्ट है वो एक्चुअल में इसी मैट्रिक्स से जनरेट होगा, अदरवाइज सिस्टम को आगे प्रोसीड कराएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेथड आपको बेहतर तरह समझ आया होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ, एंड एज ऑलवेज, may God bless you all.